नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 10 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के जहाज को ईरान ने मार के गिरा दिया है और ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही अब्बास अराची ने एक ऐसा ऐलान किया है जिस ऐलान के बाद अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया है, क्योंकि इस ऐलान के बाद अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि पूरी दुनिया को किस खेमे में जाना है और कौन से खेमे में नहीं जा रहा। और साथ ही इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आज हिजबुल्लाह ने भी बड़ा हमला किया है और इस हमले का सटीक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। यानी यकीन मानिए ये भी खबर वो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से बातचीत के आसार बन रहे हैं। अब ये बातचीत कैसे शुरू होगी, इसके पीछे क्या रिजल्ट होंगे, क्या पूरी कहानी होगी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसके बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है और वो तमाम चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से आप यकीन मानिए आज की जितनी खबरें मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे अमेरिका गुंडागर्दी करने की पूरी कोशिश कर रहा। ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दे रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान से वो पार नहीं पा रहा। आज खबर ये है, वीडियो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि 3 डिस्ट्रॉयर, जी हाँ 3 डिस्ट्रॉयर स्टेट ऑफ हार्मोज की तरफ भेजे गए हैं। और इनका काम यह है कि जो जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से ईरान की मर्जी से निकल रहे हैं उन जहाज़ों को वापस लौटाया जाए और जो ईरान के सपोर्ट के जहाज हैं उनको मार के ख़त्म कर दिया जाए। अब इस मकसद के साथ इन्होंने इस जहाज़ को भेजा, 3 डिस्ट्रॉयर भेजे। लेकिन इसका रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि जी इन्होंने कुछ जहाज़ों को अपने पास से यानी गल्फ ऑफ ओमान से पार भी करवा दिया। और उन्हीं में से एक जहाज़ दोस्तों जो था वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का, जिसका नाम अभी तक क्लियर निकल के सामने नहीं आया, लेकिन ये यूके का जहाज़ था। और ये जब कतर के पास पहुंचता है यानी जो खर्ग आइलैंड है वहां पहुंचता है, इसी दौरान ईरान उस पर हमला करता है। यूके की तरफ से बयान निकल के सामने आया है कि किसी अननोन प्रोजेक्टाइल के जरिए इस जहाज पे हमला किया गया है और इस हमले में इस जहाज को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब ईरान का इसी जहाज को लेकर क्लेम है कि यह हमला हमने किया था, चूंकि हमारे बिना परमिशन के ये स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अब यूके की जहाज पे ईरान ने हमला कर दिया, यानी अमेरिका और यूके की जो सिक्योरिटी थी वो धरी की धरी रह गई। लेकिन वहीं जो देश ईरान से बातचीत कर रहे हैं, जो देश ईरान से पूछ रहे हैं कि हम अपनी जहाज को कैसे लेके जाएं, क्या करें, तो कतर से एक जहाज आ रहा था जिसका नाम था अलखरा और ये एलएनजी लदा हुआ था इस पर, और ये पाकिस्तान जा रहा था। कतर के इस जहाज ने बाकायदा बातचीत की अब्बास अराची साहब से और साथ ही जो IRGC के लोग हैं उनसे बातचीत की। बातचीत करके कहा कि हमें जाना है, आप हमें परमिशन दे दो और हमें रूट दे दो। इसके बाद अब्बास अराची ने खुद ट्विटर पे पोस्ट करके बताया है कि जब IRGC ने इस अलखरा जहाज को रास्ता दिखाया तो ये जहाज आराम से पार हो गया और ये पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी जो लोग ईरान से दोस्तों बातचीत कर रहे हैं उनकी जहाज़ों को सुरक्षित ईरान पार करवा रहा, और जो अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। यानी जो मैंने अभी शुरू में कहा कि पूरी दुनिया अब टेंशन में है कि आखिर हम किस खेमे में जाएं। अमेरिका के खेमे में जाएं तो ईरान हमको मार देगा, और अगर हम अमेरिका के साइड ना होकर ईरान के साइड हों तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी हम मोल ले सकते हैं। और इस समय जो करंट सिचुएशन है, जब से ईरान ने अमेरिका को ठोका है, पूरी दुनिया में ये नैरेटिव सेट हो चुका है कि जितनी बात की जाती है कि अमेरिका ताकतवर है, ये है वो है, उतनी ताकतवर सेना या फिर उतने ताकतवर डिप्लोमेट अमेरिका के नहीं है। यहाँ से पूरी दुनिया आप देखिएगा कि धीरे धीरे ईरान की साइड शिफ्ट होती चली जा रही है। और इसको लेके आज मार्को रूबियो ने दोस्तों बड़ा बयान दिया। जी हाँ, मार्को रूबियो ने आज बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर गोली चलाता है तो हम उसके ऊपर गोली चलाएंगे। ईरान कई सारे जहाज़ों पे हमला करता है, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जो ईरान पे पलटवार नहीं करते, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये देश पलटवार क्यों नहीं करते। थोड़ा सा सुने आप। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do.
Only stupid countries don't shoot back when you're shot at, and we're not a stupid country. Do you expect that there, or have you conveyed any red lines to Iran where, if the ceasefire or whatever you call it, if they cross... Bro, the red line is clear. If they threaten Americans, they're going to get blown up. I mean, that's how much clearer can you be than that? If you are a missile launching guy, whatever they call that job, and you're sitting there and you fire a missile at the United States and we saw you fire it, we're going to hit you. Of course we are. Who doesn't do that? Unless you want to get your ship sunk. I mean, we're not going to let our ships get sunk by the Iranians with their little, their drones that they're firing. They don't have a navy anymore, but they bring out these little Boston whaler fishing boats and they try to swarm you. We're going to blow those boats up if they're coming towards our boats. I don't know if that's a red line, but I hope they know it is by now. So if I were one of these Iranians on a fast boat and they tell you, hey, your mission is to go after a U.S. destroyer, you're probably not going to survive. I think that's a red line. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मार्को रूबियो का कहना यह है कि ईरान ने कई सारे देश की जहाजों पे हमला किया, जैसे आज यूनाइटेड किंगडम पे किया। वहीं आज ईरान का ऑफिशियली स्टेटमेंट ये भी आया है कि जिन देशों पे हमने सेंसस लगाया है वो देश स्टेट ऑफ हार्मोज से अपने जहाज को लेके नहीं जा सकते। यानी यहाँ भी ईरान ने बहुत साफ कहा है कि भले ही अमेरिका कितनी भी मदद कर दे, आप नहीं लेके जा सकते बिना हमारी मर्जी के। तो ये बात तो ईरान ने क्लियर कर दी। अब इसी पे मार्को रूबियो ने जो कहा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो मार्को रूबियो के बयान के हिसाब से कि हमारे ऊपर हमला होता है तो हम तो पलटवार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी देशों पे बढ़ चढ़ के ईरान हमला करता है, उनके जहाज़ों को ठोक देता है, उनके बोट्समैन को मार देता है, लेकिन बाकी जो देश हैं वो पलटवार नहीं करते। अब साफ तौर पे बात यह है कि ईरान ने जिस हिसाब से अमेरिका को ठोका है, किसी भी देश में वो क्षमता नहीं है कि वो जाके ईरान से कॉम्पैक्ट कर सके। जो देश इतना चिल्ला रहा था कि हम ईरान के रिजीम को ख़त्म कर देंगे, ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, आज उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। इराक के अंदर, जी हाँ, ईरान के बगल में कंट्री है इराक, जिसके बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे अमेरिका की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। इराक के अंदर पता चला है कि इजराइल ने अपना सीक्रेट बेस तैयार कर लिया है। अब ये सीक्रेट बेस तैयार किया है तो इसके बारे में लोगों ने रिसर्च की, और जब आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों से पूछा कि आखिर आपने ये सीक्रेट जो बेस है वो क्यों तैयार किया, अब इसके बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई आईडीएफ द्वारा, वो जानकारी दो तरीके के बयान को आपके सामने रखेगी और दोनों बयानों के बड़े सटीक मायने में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहली बात इन्होंने ये कही कि ये बेस हमने इसलिए रखा है कि आने वाले टाइम में अगर कभी हमारा कोई सैनिक, अब सैनिक का मतलब इजराइल से जो ईरान है उसकी दूरी 2000 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तो कोई आईडीएफ का जवान आ नहीं रहा, इसके लिए कोई टैंक वैंक भी नहीं आ सकता, समुद्र के रास्ते भी नहीं आएंगे। इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि अगर कोई एयरफोर्स का पायलट है और अगर वो इंजर्ड है तो यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया जाए और साथ ही यहाँ पे इसका इलाज हो सके। पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया, लेकिन इसके पीठ पीछे इन्होंने क्या कुछ बता दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारा कोई एयरफोर्स का पायलट अगर ईरान में जाता है और वहाँ पे उसको हिट किया जाता है तो आराम से वहाँ से एग्जैक्ट होके आके इस एयरबेस पे पहुँच जाएगा, उसके बाद हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में ईरान पे ये फिर से हमला करना चाहते हैं। अगर इनका हमला करने का इरादा नहीं है तो आखिर ये सीक्रेट बेस बना के अपने कौन से पायलट को रेस्क्यू करना चाहते हैं? एक तरफ बातचीत करने का नाटक चल रहा, एक तरफ अमेरिका कह रहा कि बातचीत ठीक ठाक तरीके से चल रही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बयान को आप ध्यान मत दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई अहम रोल अदा भी नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप दिन में कुछ और बोलता है, रात में कुछ और बोलता है। कम से कम 500 बार तो डेडलाइन दे चुका है और ईरान एक भी शर्त नहीं मान रहा। कम से कम 500 बार डेडलाइन दे चुका है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कि अगर आज नहीं हुआ तो हम नरक के दरवाजे खोल देंगे, अगर संडे तक डील नहीं हुई तो हम बर्बाद कर देंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम वो कर देंगे। ये सब नौटंकी ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात को हटा दें। बाकी जो सेंटाकॉम के लोग, पेंटागन के लोग बातचीत कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल है जिनके थ्रू बात हो रही, 2-4 नाम हम आप जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 2-4 नाम ही हमेशा बातचीत करें। बैक चैनल से कई लोग बातचीत करते हैं जिनके बारे में कोई सटीक जानकारी कभी भी नहीं आती, वो सब एजेंट होते हैं, सीक्रेट सर्विसेज के लोग होते हैं। तो बातचीत चल रही है। खबर ये निकल के सामने आई कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर दोबारा बातचीत हो सकती है और दोनों देश धीरे धीरे करके ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये शर्त है, हमें ये परिवर्तन इसमें चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि तुम 15,000 सैनिक नहीं रह सकते, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो सामने वाला काउंटर करेगा कि देखो 15,000 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, एक काम करो तुम 10-12 तक मान जाओ। तो ये काउंटर
और उसके काउंटर में क्या कुछ कहना, फिर नया प्रपोजल क्या रखना है, ये तमाम ड्राफ्टिंग अमेरिका और ईरान में तैयार हो रही है। अब दोनों इसी को लेके पाकिस्तान में मिलेंगे, बातचीत होगी। लेकिन एक तरफ तो बातचीत होगी, एक तरफ ये नाटक भी कर रहे हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आपको कहा कि इजराइल ने इराक के अंदर ये जो सीक्रेट बेस बनाया और इसके बारे में जब इन्होंने जानकारी दी कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अपने पायलट को बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब बड़ा साफ है कि सीज फायर करने का इनका कोई भी इरादा नहीं है और ये केवल और केवल टाइम ले रहे हैं। टाइम जैसे इनको मिल जाएगा ये फिर से हमला करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। ये फिर से हमला करेंगे जैसे इनकी तैयारी मुकम्मल होगी, ये फिर से हमला करेंगे। चूंकि आप एक चीज समझ जाइए, आज तक इजराइल ने किसी के साथ सीज फायर नहीं किया। आज आपको 3 देशों का एग्जांपल बताता हूं। गाजा के ऊपर लगातार इजराइल के हमले तेज हैं। वहीं आज आपको आईडीएफ का ही ऑफिशियल वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए कि आज आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के नाम पे लेबनान के अंदर 40 से ज्यादा ठिकानों पे हमला किया और इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे 40 से ज्यादा ठिकानों पे हमला करके 10 लोगों को मार दिया। अब इसी के जवाब में आज हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। आज सुबह 8:20 वहां के टाइम के हिसाब से, यहां टाइम थोड़ा और ज्यादा रहा होगा, 8:20 के आसपास एक जगह लगती है किलितराज एक शहर है, देर सिरियान इजराइल का शहर है। यहाँ पे आज ड्रोन से अटैक करके कई सारे लोगों को मारने की खबर आई है निकल के। और जब मैंने रिसर्च की, किस्मत देखिए कि उस ड्रोन के अटैक का वीडियो भी मिल गया। अभी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से टैंक के ऊपर आज हिजबुल्लाह ने हमला किया और उस हमले में आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं भी थोड़ा सा वीडियो लास्ट में मैं ब्लर कर दूं, लेकिन आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, तो वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह ने हमला करके इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजराइल की जो ऑफिशियल आर्मी है उसको तगड़ा नुकसान दिया। इसके अलावा अब रही बात गाजा की, जो मैंने अभी आपको बताया, गाजा की मदद करने के लिए स्पेन से कुछ लोग आए थे। उन लोगों को इजराइल की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और अब जाके 2 लोगों को छोड़ा है, जिनमें से एक का नाम अबू करके है। अबू को छोड़ दिया गया है, अबू को फ्लाइट में बैठा दिया गया है। अबू बाकायदा स्पेन के लिए रवाना हो रहे, लेकिन ये काम जो अबू ने किया था इसी के जस्ट बाद 24 और फ्लोटिल आ रहे हैं। अब ये सुरक्षित पहुंचते या नहीं पहुंचते ये तो बात की बात है। तो गाजा के ऊपर भी लगातार इजराइल जुल्म सितम कर रहा, लेबनान के ऊपर भी हमला कर रहा। अब सुनिए, एक लड़ाई इसकी सीरिया से भी हुई थी, गोलन हाइट तक ये कब्जा कर रहा था और सीरिया की जमीन को कब्जा किया था, तो फिर सीजफायर का ऐलान हुआ था। अब सुनिए, एक जगह लगती है कलीला, स्क्रीन पे आपकी खबर है, आप देख सकते हैं कि कलीला में एक मोटरसाइकिल के ऊपर एयर स्ट्राइक करके 2 लोगों को मार दिया और ये दोनों सीरियन नागरिक थे, ये दोनों सीरिया के नागरिक थे। लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर बोलेगा कौन? सीरिया की ऑफिशियल सरकार यानी जो अलसरा की या फिर अलजुलानी की सरकार है वो एक शब्द बोलना नहीं चाहती, तो ऐसे हाल में फिर ये मनमौजी हैं, कुछ भी करते हैं। खैर, इधर इंडो पैसिफिक ओशन में आज अमेरिका के नेवी का एक जहाज जिसका नाम यूएसएस मार्टिन है, यूएसएस मार्टिन से एक्सरसाइज किया अमेरिका ने, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका का जो एक सैन्य बेड़ा है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही निकल के सामने आता है और पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि भाई साहब, एक्सरसाइज भी करते हो, 3-3 डिस्ट्रॉयर भी भेजते हो, आए दिन खुलेआम धमकी भी देते हो, लेकिन इसके बावजूद भी यूके जैसे देश का जहाज अगर ईरान ठोक दे रहा है तो फिर आपकी बात की वैल्यू क्या है? भाई सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर यूके जैसे देश का जहाज, जो कि एक पावरफुल नेशन है, आपका एलाई है, उसके जहाज को ठोक दे रहा है ईरान, तो फिर आपके एक्सरसाइज का मतलब क्या? सेकंड चीज आप समझिए कि आप इतना ब्लॉकेट लगा रहे हैं, 3-3 ब्लॉकेट लगा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
कतर का जहाज ईरान से बातचीत करके पाकिस्तान की तरफ LNG लेके रवाना हो जा रहा और यहाँ पे आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो भी आपकी बात का क्या मतलब? यानी इस चीज़ को आप चाहे ऐसे देखें चाहे वैसे देखें, आज अमेरिका दोस्तों बुरी तरीके से घिर गया है। इजराइल के अंदर इतना खौफ है कि ईरान के ऊपर जब ये हमला करने जाएंगे तो ईरान इनको ठोकेगा, और ईरान इनको ठोकेगा तो ऐसे हाल में ये बच जाएं, इनका पायलट सेफ हो जाए। इस वजह से इन्होंने बेस बना दिया इराक के अंदर। तो एक तरफ तो जंग की तैयारी भी है, दूसरी तरफ अब्बू का कच्छा पीछे से फटा भी है, लेकिन बस वही बात है कि लात घूसा खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। खेसारी लाल का गाना आपको याद होगा। सेम सिचुएशन पे ये लोग हैं इस समय। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए, तो अपनी राय आप जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रखर राजपूत का जो बड़ा सा परिवार है वो कहाँ तक फैला हुआ। तो आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।